Hello everyone. So today we are going to discuss about the conditions for chemical change. ठीक है, केमिकल चेंज होता है तो कौन कौन सी कंडीशंस पे होता है। जैसे पहले हम बात करेंगे क्लोज कांटेक्ट। ठीक है, क्लोज कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पास में होंगे, नियर बाय होंगे, उतना केमिकल चेंज ज्यादा होगा और केमिकल रिएक्शन भी परफॉर्म होगा। ठीक है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल, जितने भी रिएक्टेंट्स क्लोजली अरेंज होंगे, उतना केमिकल चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग, क्लोज कांटेक्ट सबसे ज्यादा हमें गैसियस एंड लिक्विड वाले जो रिएक्टेंट्स होते हैं, गैसियस और लिक्विड वाले जो रिएक्टेंट्स होते हैं, इनके अंदर क्लोज कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ग्लास की बात करूं, ग्लास में अगर कोई भी फॉर एग्जांपल बीकर में भी अगर वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास में होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में भी बहुत पास में होते हैं, गैसियस में भी होते हैं, दूर होते हैं तो उनको प्रेशर देके पास में लाया जाता है और बाद में रिएक्शन होती है। लेकिन सॉलिड की अगर हम बात करें, अगर सॉलिड रिएक्टेंट केमिकल चेंज करने जा रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर खाएगा और वो भी पॉसिबल नहीं है कि वो रिएक्शन परफॉर्म करे या ना करे। ठीक है, तो याद रखना है क्लोज कॉन्टैक्ट से गैसियस और लिक्विड रिएक्टेंट्स के अंदर ही पॉसिबल है, तब जाके वो क्लोजली अरेंज्ड होते हैं ये सारे और रिएक्शन करते हैं। जबकि सॉलिड के अंदर, सॉलिड रिएक्टेंट्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, सॉलिड रिएक्टेंट्स के अंदर कभी भी पॉसिबल नहीं है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें पीपीटी चाहिए, पीपीटी ऑफ AgCl, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट्स, टेस्ट ट्यूब के अंदर आते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा पीपीटी कैसे आते हैं। प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl हमें अगर लिखा यह है कि अगर AgCl के पीपीटी हमें नहीं मिलेंगे कब, can't obtain by mixing solid AgNO3 and NaCl। ठीक है, AgNO3 and NaCl, यानी AgCl की पीपीटी अगर हमें चाहिए तो AgNO3 और NaCl कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों को सॉलिड फॉर्म में मिक्स करने से हमें AgCl के पीपीटी मिलेंगे। एंड सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि पीपीटी हमेशा सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। हम अगर कोई भी टेस्ट ट्यूब होते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो प्रेसिपिटेट्स देखने होते हैं तो वो लिक्विड में होता है। ठीक है, लिक्विड में होता है, सॉलिड का रिएक्टेंट्स को लेके आप ये चेंज नहीं देख सकते। ठीक है, तो सॉलिड AgNO3 और NaCl को यूज करके कभी भी आप AgCl के पीपीटी नहीं देख सकते, चाहे टेस्ट ट्यूब में देखो चाहे बीकर में देखो। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि सॉलिड के अंदर कभी भी क्लोज कांटेक्ट देखने को नहीं मिलता। सॉलिड रिएक्टेंट अगर रिएक्शन करने जा रहा है तो उस टाइम पे क्लोज कांटेक्ट वहां पर देखने को नहीं मिलता। हमें गैसियस या तो लिक्विड, सबसे अच्छा तो लिक्विड होता है कि लिक्विड रिएक्टेंट अगर परफॉर्म कर रहा है तो पीपीटी भी अच्छे से मिलेंगे और क्लोजली कंटेक्ट भी, क्लोज कांटेक्ट जो है वो भी बना रहता है, सॉलिड के अंदर नहीं बना रहता। ठीक है, ये आपको एक चीज याद रखनी है। सेकेंडली हीट, सेकेंड हम चेंज की बात करेंगे, दैट इज हीट। अब हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारे रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करके तब रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स होते हैं
जब मान लो कि ए रिएक्टेंट है, अगर ए ने हीट एब्जॉर्ब की, हीट को एब्जॉर्ब किया, तो ए के अंदर जो रिएक्टेंट्स है वो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाता है ना। नॉर्मल पानी पड़ा होता है, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो कैसे उबलने लगता है, इसका मतलब कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। गर्मी मिलते ही इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही कोई भी रिएक्टर अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर देगा और जल्द से जल्द केमिकल चेंज करके, केमिकल रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट हमें बना के दे देगा, ठीक है। यानी कि केमिकल चेंज के अंदर हीट इज द मेन फैक्टर। ज्यादातर सारी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंज जो है वो हीट के बिना अधूरी होती है। मोस्टली सारी रिएक्शंस हीट को लेके ही चलती है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे रूम में रख दूं, इस रूम टेम्परेचर में रख दूं, तो ये कभी भी नहीं टूटेगा, ये कभी भी इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको हीट देके, एक्सेसिव हीट सप्लाई करके, प्रोवाइड करके अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं तो ये ब्रेक हो जाएगा टेम्परेचर ज्यादा मिलने की वजह से, और CaO प्लस CO2 ये दो कंपोनेंट्स बनाएगा, ये दो कंपाउंड्स बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, जिसको लाइम भी कहा जाता है, ठीक है। और CO2 जो गैस फॉर्म में होता है, लिबरेट हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर इतना फोकस नहीं करना, फोकस हमें ये करना है कि हीट बहुत ज्यादा जरूरी होती है कुछ ऐसे कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके कंपोनेंट बनाने के लिए। सो हीट इज आल्सो द मेन फैक्टर फॉर केमिकल चेंज। तीसरा देखते हैं लाइट। लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। वी नो द लाइट इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट से भी बहुत सारे रिएक्टेंट जो होते हैं वो इंटरेक्ट हो जाते हैं, कोलाइड होने लगते हैं और आगे जाके केमिकल चेंज में एंटर होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि H2 होता है प्लस Cl2 होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और ये आगे जाके सनलाइट जब एब्जॉर्ब करते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, ये एक लाइट एनर्जी है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये ट्वाइस HCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ट्वाइस HCl बनाते हैं। तो ये भी एक रिएक्शन है जो लाइट की मदद से चलती है। सो लाइट इज आल्सो द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर केमिकल चेंज। क्लियर? एक चीज ये लिखनी है, कौन सा है ये? तीसरा था ना? हाँ। चौथा हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। चौथा कैसे लिखा जाता है? 1/4, है ना? मेरा रोमन थोड़ा खराब है, देख लेना। इलेक्ट्रिसिटी is also responsible for sudden change or for change in the chemical reaction. जैसे कि एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। जैसे NaCl अगर ये मोल्टन स्टेट में है, ठीक है, मोल्टन स्टेट में है या फिर फ्यूज्ड स्टेट में है, तो इनका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो Na और Cl ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। तो NaCl जैसे कंपाउंड मोल्टन स्टेट में अगर होते हैं तो उनको इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो Na+ और Cl- ऐसे दो आयंस के रूप में वो रिलीज हो जाते हैं। होता है, प्रोसेस होती है, बीकर होता है, दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, चाहे ग्रेफाइट के हो चाहे प्लेटिनम के हो। अब आगे जाके पढ़ोगे इधर से भी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और यहाँ पर मोल्टन NaCl रख दिया जाता है, ठीक है, NaCl मोल्टन। यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की जाती है और करंट पास किया जाता है, ठीक है। तो वहीं पर एक इलेक्ट्रोड के पास Na ट्रैप होने लगते हैं और एक इलेक्ट्रोड के पास क्लोरीन ट्रैप होने लगता है, ठीक है। तो वहीं से Na और Cl इलेक्ट्रिसिटी से सेपरेट हो जाते हैं NaCl में से,
ठीक है, ये बहुत लंबी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, लेकिन हम इसको और क्योंकि अभी डिस्कस करने जाएंगे तो पूरा 20-25 मिनट इसी में हो जाएगी, और हालांकि इसके बारे में आप आगे पढ़ने ही वाले हो। तो ये सिर्फ बताया जा रहा है कि NaCl को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तब जाके वो NaOCl में कन्वर्ट होता है। ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। और NaCl या तो मोल्टन स्टेट में हो या तो फ्यूज्ड स्टेट में हो, ठीक है, तभी उसी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ऐसे अलग अलग आयंस सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है अभी? प्रेशर जो है वो एक कंडीशन है केमिकल चेंज करने के लिए। केमिकल चेंज के अंदर प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन गैसियस रिएक्टेंट्स के अंदर। किसके अंदर? गैसियस रिएक्टेंट्स। क्लियर? गैसियस रिएक्टेंट्स के अंदर ये प्रेशर बनता है, प्रेशर दिया जाता है, तब जाके गैस मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं और रिएक्शन करते हैं और केमिकल चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है N2 + 3H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, ये तो हवा में होते हैं, लेकिन इसको क्या किया जाएगा? प्रेशराइज किया जाएगा ताकि दोनों गैस क्या होगी? पास में आए थोड़े, ठीक है। मान लो इसके अंदर कितना प्रेशर दिया जाता है? 200 atm प्रेशर दिया जाएगा। atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अब यूनिट याद रखिएगा, atm लिखा जाता है, बार भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर 200 atm हम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इन दोनों गैस के ऊपर लगाएंगे ताकि ये दोनों पास में आए, ठीक है। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इसको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि टेम्परेचर भी इसको चाहिए, लेकिन प्रेशर के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कहीं भी भाग जाएंगे तो पहले उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, तो प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो 200 atm प्रेशर, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और Fe + MO, इसको हम यूज करेंगे, आयरन और मॉलिब्डेनम, ठीक है, इनको हम यूज करेंगे। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होंगे, ये सिर्फ रिएक्शन को प्रमोट करेंगे थोड़ा, ठीक है, और आगे जाके हमें 2NH3 यानी कि अमोनिया बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा? अमोनिया। ये इसको हेबर प्रोसेस कहते हैं, हेबर प्रोसेस कहते हैं। हमारे टाइम पे क्लास 10th में इसी में आता था शायद, पता नहीं, शायद आप लोगों को पहले आ गया हो। तो हेबर प्रोसेस है, ये इसको कहते हैं N2 + 3H2 gives 2NH3। ये रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है, लेकिन ये रिवर्सिबल, हम इसको मतलब कुछ सब एस्पेक्ट हम उसको कह सकते हैं, बाकी ये वन साइड ही होता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल हो सकता है देखा जाए तो, क्योंकि हमारे टाइम पे रिएक्शन आती थी तो रिवर्सिबल होती थी। इसको भी वापस उतना ही टेम्परेचर गिरा के हम फिर से N2 और 3H2 गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे हो सकता है मिस्टेक हो। ये वन साइड ही है, ठीक है, ये परमानेंट चेंज है और ये 200 atm टेम्परेचर लेके ये 2NH3 यानी कि एमोनिया गैस बना रहा है। इसको हेबर प्रोसेस भी कहते हैं और ये बिना प्रेशर दिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये केमिकल चेंज पॉसिबल नहीं है। और लास्ट 5th वाला जो है, जो आपको पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उत्सेचक कहते हैं 5th वाला, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसा होता है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट होता है, केमिकल चेंज के अंदर पार्टिसिपेट होता है, लेकिन केमिकल चेंज के मतलब केमिकली जो कंपाउंड बनता है बाद में उसके अंदर उसका कोई रोल नहीं होता। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को प्रमोट करने में हेल्प करता है। जैसे धक्का मारते हैं तो कोई गाड़ी चलती है ना, वैसे ही एक कैटलिस्ट भी वैसा ही है, ये सिर्फ धक्का मारेगा रिएक्शन को और रिएक्शन थोड़ी अच्छे से चलेगी। कैटलिस्ट जिन रिएक्शंस में यूज होता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसे होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। रिएक्शन की रेट को, स्पीड को बढ़ाना हो तो कैटलिस्ट को यूज कर लो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है KClO3
KClO3, इसको कहते हैं पोटेशियम परक्लोरेट, पोटेशियम परक्लोरेट, दिस इज पोटेशियम परक्लोरेट। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मुझे डिकम्पोज करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कैटालिस्ट यूज कर रहा हूं, जैसे कि MnO2 यूज कर रहा हूं, ठीक है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड में यूज कर रहा हूं एज अ कैटालिस्ट के रूप में, तो इस रिएक्शन को जल्दी प्रोसीड करा देगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, KCl प्लस क्या बनाएगा, O2, KCl पोटेशियम क्लोराइड और O2 बनाएगा। O2 गैस है तो वो रिलीज हो जाएगी और KCl हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमारे पास कैटालिस्ट नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। मान लो कि कैटालिस्ट नहीं है, कैटालिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, तो हमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा के अगर करना है तो कैटालिस्ट को यूज करके करो, रिएक्शन प्रॉपर्ली प्रोसीड हो जाएगी। क्लियर? इधर तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन लिख के दे सकते हो, मैं आपको उसी क्वेश्चन के बेस पर एक वीडियो भी मैं बना के बता दूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।